हाय गाइस, वेलकम बैक टू अर चैनल। आज हम पढ़ने वाले BMP4 का वन शॉट का पार्ट 3। गाइस, अगर आपने इस वीडियो से जितना भी मैंने इससे पहले भी पढ़ा रखा है, अगर आपने वो सारा कर लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। आप सारे क्वेश्चंस बना पाओगे क्योंकि आपको मैंने सारा सिलेबस करवाया है और वो भी बहुत ही सिंपल वे में करवाया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनिट 9 तक करवाया था। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 14, 13, 12, 11 और 10 करवाने वाली हूँ। मैं यूनिट 14 से स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि यूनिट 14 इजी है। उसके बाद मैं आपको जितने भी टॉपिक है जैसे कि स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, एवेलुएशन, उसका जो प्रोसेस है उसके लिए मैं आपको एक कंबाइंड प्रोसेस दे दूँगी जिससे आपको बार बार क्वेश्चन के लिए जो है अलग अलग से प्रोसेसेस याद करने की कोई नीड ना हो और आपका काम सिंपल हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। यूनिट 14 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स एंड CSR। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं CSR। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई भी आप कंपनी ले लो, बड़ी बड़ी कंपनी, नेस्ले, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, इनका क्या है, बहुत सारा प्रॉफिट है। डिफरेंट कंपनीज़ में इनका बिज़नेस चलता है, बिज़नेस अच्छा भी चलता है इनका। तो अगर हम कंपनी के हाथों पे सब कुछ छोड़ दें तो वो क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आएंगे, अपना बिज़नेस एक्सपैंड करेंगे, लेबर एक्सप्लॉयट करेंगे और वहाँ से जो है चले जाएंगे। वो कंट्री की ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं करने वाले। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया, ऐसा रेगुलेशन बनाया है कि आप बिज़नेस तो करो, प्रॉफिट कमाओ, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट के बाद, एक पर्टिकुलर टर्नओवर के बाद आपको कंपनीज़ जो है आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपने लिंक्डइन पे पोस्ट भी देखे होंगे कि कंपनी अपने CSR प्रोग्राम का प्रचार करती है। कभी वो चले गए प्लांटेशन ड्राइव में, कभी वो किसी गांव में चले गए, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा दी गाय वगैरह की। तो वो यही हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, एक देखो, आप अपने आप से सोचो, एक कंपनी ये सारा काम कर रही है तो लोग जानेंगे, तो लोगों के सामने कंपनी की अच्छी इमेज होगी, लोग उस कंपनी पे ट्रस्ट करेंगे, लोग उसी कंपनी से सामान परचेज़ करेंगे कि भाई ये कंपनी जो है भला कर रही है, गांव में वैक्सीनेशन करा रही है, जो भी है, या गरीब बच्चों को पढ़ा देते हैं या कुछ पैसे दे दिए जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो एक अच्छी रेपुटेशन इनकी बिल्डअप होती है, शेयर होल्डर जो है उन पर ट्रस्ट करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन कस्टमर एंड द कंपनी। और ये क्या करता है, ये एक नोबल कॉज भी है, अच्छा कॉज है, सोशल कॉज है, वेलफेयर हो रहा है लोगों का। तो ऐसे करके आप बना के लिख सकते हैं। डेफिनेशन मैं एक बार आपको बता देती हूँ। CSR इज़ द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉइज़, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो जाहिर सी बात है, CSR क्यों कर रहे हैं कि भाई जितनी कम्युनिटी है, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी लाइफ जो है बेहतर हो। CSR फोकस एरियाज़ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट और एम्प्लॉय वेलफेयर। तो जो ये CSR होता है, ये जनरली कंपनीज़ के जो HR टीम होते हैं या जो भी कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वही ये जो सारा काम है इसे करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसकी समरी दूँ तो कंपनी बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, वो सब ठीक है, उसके साथ साथ वो सोसाइटी को भी लेकर चलती है, सोसाइटी के बारे में भी सोचती है और कुछ ऐसा काम करती है जिससे सोसाइटी या जो कम्युनिटी हो उसका वेलफेयर हो, उसका भला हो। चलिए अब हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स बोलता है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। तो बेसिकली ये मॉरल पे फोकस करता है। तो बिजनेस एथिक्स में आपको बेसिकली बना के लिखना है। आपको मैं दो कंपनी का एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी है कंपनी A और एक कंपनी है कंपनी B। तो जो कंपनी A है वो प्रॉपर एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करती है, वो ऑर्डर प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ भी हेरा फेरी नहीं करते, एकदम ईमानदारी से जो है काम वाम करते हैं। कंपनी B जो है वो क्या करती है, मतलब वो बेसिकली ऑर्डर प्रोक्योर करने के लिए गलत प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, ब्राइब करते हैं उनके क्लाइंट्स को कि भाई आप हमें ऑर्डर दे दीजिए, ये लीजिए पैसे, और ये ऑर्डर जो है हमें ही मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉयज़ कंपनी A के होंगे वो खुश होंगे क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर कंपनी ओनर तो ब्राइब नहीं देगा, एम्प्लॉयज़ या कोई जो भी है कोई ना कोई तो मैनेजमेंट का वही इन्वॉल्व होंगे। तो कंपनी A के एम्प्लॉयज़ खुश होंगे कि भाई हमारी कंपनी तो एथिकल है, हमें कुछ गलत काम नहीं करना पड़ा, हम किसी गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कंपनी B के जो एम्प्लॉयज़ है उनमें एक डर होगा कि यार मैं तो पैसे दे रहा हूँ, कंपनी का कुछ होगा नहीं, सारा बिल मेरे पे ही फटेगा, पुलिस ने अगर मेरे पे छापा मार दिया, अगर मैं जा रहा हूँ कहीं बाई चांस कहीं नाकाबंदी लगी, अगर किसी पुलिस ने मेरे को देख लिया तो मेरा क्या होगा। वो अपने बारे में सोचते हैं, वो हमेशा डर के रहते हैं कि अगर ये कंपनी कल को दिवालिया हो गई मेरा क्या होगा, मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी मजबूरी भी रहती है कि भाई उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही, ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं,
उनका मोरल भी डाउन होगा। तो यही सब आपको बना बना के जो है लिखना है। बिजनेस एथिक्स रेफर टू मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यू दैट गाइड बिहेवियर इन द बिजनेस। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन फेयर डीलिंग, इंप्रूव करा रेपुटेशन। तो जाहिर सी बात है यार, जो कंपनी ए है जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एथिकल प्रैक्टिस फॉलो कर रही है, तो कस्टमर्स के बीच भी ऐसी कंपनी की इज्जत रहती है। ऐसी कंपनी जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही है, जो कंपनी गड़बड़ है, उससे कोई बंदा क्यों ही सामान लेगा? वो बोलेगा यार हट, मैं नहीं लूँगा इसका सामान हम नहीं लेंगे। बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट। अब एक कंपनी जो एथिकल है, जो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉलो करती है, प्रॉपर टैक्स देती है गवर्नमेंट को, टैक्स में कोई हेरा फेरी नहीं करती, कोई धांधली नहीं करती, तो उन्हें नेचुरली कस्टमर उन कंपनीज़ को ट्रस्ट करेंगे। और जो कंपनी बी है, अगर वो धांधली कर रही है, टैक्स कम दे रही है या फिर टैक्स दे ही नहीं रही, कुछ अपना ऑडिट में कुछ हेरा फेरी करके, तो भाई उन्हें कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। रेड्यूसेस लीगल्स प्रॉब्लम। अब जाहिर सी बात है, जो कंपनी हेरा फेरी कर रही है, जैसे कंपनी बी का मैंने एग्जांपल दिया, टैक्स नहीं दे रही, प्रॉपर टैक्स हाइड कर रही है, ब्लैक मनी कर रही है, तो अगर इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा ऐसी जगह पे, तो जाहिर सी बात है छापा पड़ जाएगा। इनका सारा जो भी पैसा वैसे इन्होंने छिपा करके रखा है, सबसे पहले इन्हीं को पकड़ेंगे और इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। एंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो जाहिर सी बात है भाई, एथिकल प्रैक्टिस कोई क्यों फॉलो कर रहा है? जिससे वो बिज़नेस में लंबे समय तक चले, उसका खेल जो है लंबा चले। और जाहिर सी बात है, एक बार अगर कोई पर्सन किसी जो कस्टमर्स है, अगर वो किसी कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो सामान खरीदते हैं, 4 लोगों को और बोलेगा कि भाई इससे ख़रीदो, ये कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा, ये कुछ गलत काम भी नहीं करते। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, आप लोग अपना आराम से बना के लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच अ कंपनी इज़ डायरेक्टेड और कंट्रोल। तो बेसिकली कोई भी कंपनी होती है, उसे एक रूल बुक्स के हिसाब से चलना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इससे क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है द राइट ऑफ स्टेक होल्डर्स, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, बिल्ड ट्रस्ट विद इन्वेस्टर्स एंड सोसाइटी। तो जाहिर सी बात है, ये बेसिकली रूल बुक है, प्रैक्टिसेस है जो कंपनी फॉलो करती है। अब एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अब अगर एम्प्लॉयज़ अकाउंटेबल ही नहीं है, तो भाई कोई गलती मानेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। और ये हमारे जो शेयर होल्डर है या जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, अगर आप रूल्स फॉलो करोगे नेचुरली एफिशिएंसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होगी। और ये क्या करेगा? एक ट्रस्ट बिल्डअप करेगा इन्वेस्टर्स के साथ और सोसाइटी के साथ भी। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यही है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस और डिस्क्लोजर्स। इसको आप लोग अच्छे से लिखाइएगा। ECG फ्रेमवर्क, इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी AI। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो पहले हम स्टडी करते हैं AI के बारे में। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसे क्या हुआ है? इसे ह्यूमंस ने बनाया है, जिससे कि काम में एफिशिएंसी हो, डिसीजन मेकिंग बेटर हो और आपकी जो डिपेंडेंसी है ह्यूमंस पे वो कम हो जाए और चीज़ें एक्यूरेट भी हों। तो बेसिकली यही है AI। तो हाउ AI क्रिएट स्ट्रैटेजिक वैल्यू। इसकी बेटर डिसीजन मेकिंग है, अच्छे से डिसीजन बना के देता है। एनहांस्ड एफिशिएंसी। तो जाहिर सी बात है कि भाई AI है तो उसमें ऑटोमेशन हो गया, चीज़ें ऑटोमेट हो गई है, तो इस वजह से वो जो है एक्यूरेट होता है और इसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होती है। इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इससे क्या है, हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बेटर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी एरियाज़ को मिला करके अच्छे से डिसीजन देता है। इनोवेशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो AI क्या करता है? हेल्प करता है इन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और मॉडल। रिस्क मैनेजमेंट। तो जो AI होता है वो पहली प्रेडिक्शन दे देता है कि यार आप ये काम कर रहे हो तो ये रिस्क हो सकते हैं। तो AI के चैलेंजेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा, स्पेशली IT डिपार्टमेंट वालों को, कि AI ने हमारी जॉब खा ली। तो AI ने क्या किया है? उसने ऑटोमेट किया है, उसने ह्यूमन को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया बहुत सारी जगह में। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि AI जो है वो जेंडर बायस भी है। अब आप बोलोगे कि क्यों, ऐसा क्यों है? सपोज़ आप अगर बोलते हो कि आप इमेज भेजो, मतलब इमेज जनरेट करके दो किसी नर्स की, तो AI एक फ़ीमेल की ही इमेज जनरेट करके देगा। अगर आप बोलो कि गार्डनर की इमेज जनरेट करो, तो वो जो है मेल गार्डनर की इमेज जनरेट करके दे देगा। मतलब इन शॉर्ट, जो ऑपरेशंस या जो काम मेल डोमिनेटेड है तो वो मेल को दिखाएगा, और जो फीमेल डोमिनेटेड है उसे फीमेल डोमिनेटेड दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यार हाँ, AI जेंडर बायस जो है। एक और है जो क्या कहते हैं, डेटा प्राइवेसी का भी कंसर्न रहता है। आपने अपना डेटा दे दिया, सपोज़ बहुत लोगों को आपने सुना भी होगा कि भाई AI को अपना फ़ोटो शेयर मत करो, AI से डेटा लीक हो जाता है, डेटा ब्रीच हो जाता है। तो ये सब। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। AI के जो डेटा सेंटर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो है
बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई उसका कॉस्ट भी है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग चैट जीपीटी प्लस लेते हैं उन्हें मंथली या ईयरली कुछ कुछ चार्जेस उन्हें देने पड़ते हैं। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, तो एआई को जो हैंडल करने के लिए जो वर्कफोर्स चाहिए वो हमारे पास जो है ढंग से है नहीं। अब मैं बात करूँगी एप्लीकेशन ऑफ एआई इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मार्केट एनालिसिस, एआई जो है प्रॉपर्ली मार्केट को एनालिसिस कर लेता है, वो बता देता है कि भाई इसके कॉम्पिटिटर क्या क्या है, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, कस्टमर का कैसा बिहेवियर है। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, तो एआई जो है वो प्रॉपर्ली आपको बता देगा कि भाई इन फ्यूचर क्या होने वाले, बेसिकली प्रिडिक्शन करके वो दे देता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो जो एआई है वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करता है ऑन बेसिस ऑफ सर्टन पैरामीटर्स। ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन, तो यह करता है हमारा इम्प्रूव करता है सप्लाई चेन को, इन्वेंट्री को और रिसोर्स मैनेजमेंट को। और ये हेल्प करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप मैनेज करना है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप सपोज एग्जांपल लेते हैं मीशो का, अगर आप मीशो यूज़ करते हो, आप अगर हेल्प पे जाते हो तो क्या होता है, मीशो ने एक बॉट लगा के रखा है, उससे जो है सब कुछ हो जाता है मैनेज। वो जो बॉट है वो आपको बता देता है कि भाई आपको दिक्कत क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेट करके अपना एक आपको आंसर दे देता है। काफ़ी बार वो आंसर आपको सेटिस्फाई कर जाता है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप कोई एजेंट से बात कर सकते हो, तो ऐसा रहता है। अब हम बात करते हैं इनोवेशन की। तो इनोवेशन में मैं एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है जो कि बुक्स में लिखा है, मैंने आपको एग्जांपल शायद बहुत बार दिया भी है। वही है कि पहले हम मैनुअल टूथब्रश यूज़ कर रहे थे, उसके बाद फिर किसी पर्सन ने नोटिस किया कि यार ये टूथब्रश तो यार ये बहुत पुराना हो गया है, ये आइडिया तो सदियों से चल रहा है, क्यों ना हम इस टूथब्रश में कुछ इनोवेशन करें और इसको इलेक्ट्रिक टूथब्रश बना दें। वैसे आपने देखा है फ़ैन्स का भी, जैसे पहले क्या होता था कि स्विच से फ़ैन ऑन ऑफ होते थे, तो अभी लोगों ने क्या किया है, रिमोट कंट्रोल जो फ़ैन्स हैं वो उन्होंने लेके आ गए मार्केट में। तो ऐसी इन्होंने इनोवेशन करी है। इनोवेशन क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, तो यही हमारा इनोवेशन है। तो इनोवेशन की टाइप्स हैं, आप एरो बना के लिख देना। पहला है प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। तो प्रोडक्ट इनोवेशन में नाम से पता चल रहा है कि आपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेट किया है, कुछ न्यू फीचर ले आए हो, कुछ न्यू आइडिया आप लेके आ गए हो। प्रोसेस इनोवेशन, तो इसमें क्या है, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज है आप उसको जो है इम्प्रूवमेंट करके दे देते हो। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, न्यू वेज ऑफ डिलीवरिंग एंड कैप्चरिंग वैल्यू। ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, तो इसमें क्या है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर इसमें जो है होते हैं। अब हम बात करेंगे ईसीजी फ्रेमवर्क का। तो ईसीजी का फुल फॉर्म आप याद कर लो, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। तो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इसके बारे में आप बना के भी लिख सकते हो, उससे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या लिखना है पैरामीटर। जैसे आप लिख लेना क्लाइमेट चेंज बता देना, वेस्ट मैनेजमेंट बता देना, पोल्यूशन कंट्रोल बता देना, बायोडाइवर्सिटी बता देना, रिसोर्स यूजेज बता देना। तो इसमें क्लाइमेट चेंज में आपको यही लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो काफ़ी क्लाइमेट चेंज करती है, यही सब आपको बना बना के लिख देना है। पोल्यूशन कंट्रोल का लिख दो कि भाई जिस हिसाब से फैक्ट्रीज़ अपना काम कर रही है प्रॉपर्ली, वो जो है वेस्ट को जो है ढंग से वो नहीं कर रही, मतलब सीवेज के साथ साथ जो है पानी में डाल दे रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बना के लिखो बेसिकली। सोशल में ये लिख देना एम्प्लॉय वेलबींग, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी का आप ऐसे याद रख लो कि जैसे अगर कोई वर्क प्लेस है वहाँ पे डाइवर्सिटी रेशियो प्रॉपर नहीं है, मेल्स कम है या फीमेल्स कम है, तो इस वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, या वो अच्छा भी नहीं लगता कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेल है कि या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फीमेल्स हैं। कम्युनिटी इम्पैक्ट, ह्यूमन राइट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं सारे सोसाइटी के लिए किए गए हैं, इसलिए सोशल है। गवर्नेंस की बात करें तो ब्रॉड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एथिकल कंडक्ट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और शेयर होल्डर की राइट होने चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। एथिकल कंडक्ट, भाई मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, राइट होना चाहिए आपका जो भी काम है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करो। और है शेयर होल्डर के राइट, शेयर होल्डर के राइट्स भी जो है होने चाहिए। यही सब आप बना के लिख देना। ये बेसिकली कॉमन प्रोसेस है जिसे कि आप स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी एवेलुएशन और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस प्रोसेस में भी आप लिख सकते हो बेसिकली प्रोसेस। तो जो हमारी यूनिट्स है, बात की जो यूनिट्स है जो मैं कवर करवाऊँगी, उसमें एक चैप्टर है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन और एवेलुएशन। तो उसमें बहुत मतलब इसके प्रोसेस थे, तो मैंने आपको कॉमन प्रोसेसेस आपको करवा दिया है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार करके आप सारे आंसर बना सकते हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी अगर मैंने आपको कराया है, आपको याद नहीं है तो आप उसे भूल जाओ, इसी को कर लो, ये आंसर हर जगह चिपक जाएगा आराम से। बहुत अच्छे से आपको मैं बता दूंगी, जिससे कि बाद के जो टॉपिक में अगर आता है प्रोसेस तो मैं उसे स्किप करवा दूंगी।
चलो यार अब इसे पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहला जो हमारा है वो है गोल सेटिंग। तो भाई आपको एक गोल आपके पास होना चाहिए, उद्देश्य क्या है आपका, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपको डिफाइन करना है मिशन, विजन, वैल्यू एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे प्लानिंग की। तो प्लानिंग में आपको वही लिखना है कि इसमें नेगोशिएशंस होती है, इसमें जो है हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है हम उसके बारे में एनालाइज करते हैं। आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है जिससे कि आपके फ्यूचर गोल्स अचीव हो पाए। इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपको ये सब करने के बाद आपको एग्जीक्यूशन करना है, आपको स्ट्रैटेजीज़ को एक्शन में लेके आना है। आपको एलोकेट करनी है रिसोर्स एलोकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और मिनिमम आपका जो है वेस्ट हो, मिनिमम आपका लॉस हो। ऐसे अगर आप करके चलोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिट होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा और कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब हम करने वाले मॉनिटर। अब आपने जब एग्जीक्यूशन कर दिया, अगर आप ऐसे ही बैठे रह गए तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चल नहीं पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर भी करना पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है। अगर उसे लगता है कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ है तो ये काम कैसे सही हो सकता है, उसके लिए वापस नेगोशिएशंस होती है, प्लानिंग होती है, प्लान में चेंजेस करे जाते हैं। तो यही हमारी मॉनिटरिंग है। तो अभी तक मैंने आपको गोल सेटिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन में क्या होता है, आपके जो रिजल्ट निकल के आए हैं क्या वो आपके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच हुए हैं, यही है हमारा एवैल्यूएशन। कंट्रोल एंड फीडबैक। तो आपको क्या करना है, आपको फीडबैक लेना है, आपको देखना है कि अगर आपके जो एक्शंस है सही से नहीं हुए तो उसको करेक्ट करो। आपको क्या करना है, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे इन फ्यूचर आपका इम्प्रूवमेंट हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। तो इसे आप कैसे याद करोगे, GPIMEC से, GPIMEC से आप इसको याद करोगे। गोल सेटिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, एवैल्यूएशन और कंट्रोल एंड फीडबैक। मैं आपको एक बार रिवाइज भी करवा देती हूँ क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम कोई भी क्वेश्चन नहीं स्किप कर सकते, इसलिए एक बार इसकी समरी में करा देती हूँ। पहला आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए, गोल सेटिंग होनी चाहिए, प्लानिंग करनी है आपको, फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपको मॉनिटर करके देखना है कि भाई जैसा चाहते थे वैसा हुआ है नहीं हुआ। एवैल्यूएशन करना है, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। फिर कंट्रोल एंड फीडबैक, आपको फीडबैक भी लेना है और उसको कंट्रोल भी जो है करना है। यूनिट 13 डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। वैसे तो स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल कंट्रोल अलग अलग टॉपिक थे, उसके बाद इसका डिफरेंस था, तो मैं आपको डिफरेंस ही करवा दे रही हूँ कि अगर ये इंडिविजुअल भी पूछा जाता है तो आप अपना आराम से बना के लिख सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या है गाइस, कि एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ मॉनिटरिंग, एवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या है भाई, आप मॉनिटर कर रहे हो, आप एवैल्यूएट कर रहे हो आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजन और आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी जो है देख रहे हो। ऑपरेशनल कंट्रोल, तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएटिंग डे टू डे ऑपरेशंस एंड द एक्टिविटी। तो ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है इसको मॉनिटर करने का काम किसका है, इसका काम है हमारी लोअर मैनेजमेंट का, लोअर लेवल का एक्चुअली। अब मैं बात करने वाली हूँ टाइम ड्यूरेशन की। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बेसिकली ये हमारा लॉन्ग टर्म है और ऑपरेशनल हमारा शॉर्ट टर्म है। फोकस किस चीज़ पे है, स्ट्रैटेजिक में फोकस है ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर हम चलेंगे स्ट्रैटेजिक में। ऑपरेशनल कंट्रोल में फोकस क्या है, सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज़ में है, टास्क में है, एक्टिविटीज़ में है, डिपार्टमेंट्स में है। तो ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या है बेसिकली, जैसे इसमें HR डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स हमारे जो है कवर इसमें हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका स्कोप। तो स्ट्रैटेजिक का स्कोप जो है ब्रॉड है, ऑपरेशनल का स्कोप जो है नैरो है। पर्पस की बात करें तो स्ट्रैटेजिक का जो पर्पस है वो है टू एंश्योर दैट स्ट्रैटेजीज आर अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की गोल से अलाइंड है और क्या आपके एक्सटर्नल फैक्टर को भी वो एंश्योर करके चल रही है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशनल कंट्रोल की। तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस है कि जो आपके ऑपरेशंस है वो प्रॉपरली जो है वर्क कर जाए एज पर एज द स्टैंडर्ड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की हमारी टॉप मैनेजमेंट की है, ऑपरेशन में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। बात करें नेचर की तो स्ट्रैटेजिक का जो नेचर है वो मोर एनालिटिकल है, जजमेंटल है एंड क्वांटिटेटिव है। ऑपरेशनल की बात करें तो उसका नेचर मोर डिटेल्ड है, रूटीन है एंड क्वान्टिटेटिव है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड।
स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की, ये हमारा पीरियोडिक टास्क है, और जो हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल है ये हमारा एक कंटिन्यूस टास्क है, ये कंटिन्यू होता ही रहेगा, काम चलता रहता है। और अब बात करते हैं अपने एग्जांपल्स की। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के एग्जांपल्स हो गए जैसे कि रिव्यू ऑफ विजन, मिशन, लॉन्ग टर्म प्लान, आपको बेसिकली रिव्यू करना है। ऑपरेशनल में जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल हो गए, इन्वेंट्री कंट्रोल, बजट कंट्रोल, प्रोडक्शन शेड्यूल, अटेंडेंस रिकॉर्ड, ये सारा है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी वे में आपको मैंने समझा दिया है। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, तो पिछली वीडियो में इनका हमने जो है डिफरेंस कवर कर लिया था। चलो अब हम टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप हम देख लेते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का। तो इसमें जो पहला टाइप है वो है प्रिमिसिव कंट्रोल। तो प्रिमिसिव कंट्रोल में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमने अजम्पशंस बनाई थी प्लानिंग करते हुए क्या वो करेक्ट है या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको यही लिखना है कि जो आपने स्ट्रैटेजी आपने जो बनाई थी वो प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही, ढंग से कैरी आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, इसमें क्या है, आपको वॉच करना है फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और अपॉर्चुनिटी, आपको देखना है कि भाई कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज तो नहीं हो रहा या कोई अपॉर्चुनिटी तो अनएक्सपेक्टेड नहीं आ रही। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इसमें क्या करना है, आपको क्विक एक्शन लेना है अगर बाई चांस कोई सडन इवेंट हो रहा है या कोई क्राइसिस आ रही है। स्ट्रैटेजिक फीडबैक कंट्रोल, तो यह कर रहा है हमें फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्टिवनेस स्ट्रैटेजी, और जो भी हमने मेजर्स वगैरह लिए हैं, जो भी हमने एक्शंस वगैरह कैरी आउट किए हैं। तो यार चलो अब हम पढ़ लेते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल को। तो पहला है हमारा बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल में क्या है, ये कंट्रोल करता है हमारे एक्सपेंसेस को बजट के अकॉर्डिंग। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, ये इंश्योर करता है कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, क्या वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें क्या है, आपको जो है आपके स्टॉक्स है, जो आपका मटेरियल है, इसको आपको मैनेज करना है। प्रोडक्शन कंट्रोल, तो इसमें क्या आपको जो भी आपका प्रोडक्शन का आउटपुट है, जो भी वर्क है, उसको आपको मॉनिटर करके देना है। तो यार देखो सिंपल सी चीज़ है, जो आपका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है वो आपका लॉन्ग टर्म गोल के लिए यूज़ किया जाता है, और जो आपका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो आपका डेली वर्क, डे टू डे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एनालिसिस एंड फॉलो अप फॉर कंट्रोल, ये यूनिट 13 का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा यूनिट 13 कंप्लीट हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या होता है, ये बेसिकली बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क का मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्चुअल होता है, जो हमारा एक्चुअल गुड है, उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड के साथ। तो यही हमारा जो है बेंचमार्क है। परफॉर्मेंस कंट्रोल आर द बेंचमार्क और टारगेट सेट अप बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर परफॉर्मेंस एंड गाइड कंट्रोल। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ गुड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये बेसिकली स्मार्ट है और साथ के साथ फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड और फ्लेक्सिबल। तो इसके स्टेप्स के इन परफॉर्मेंस एनालिसिस भाई कंपेयर करता है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है डेविएशन की भाई कितना अंतर है, डिफाइन कॉजेज़ की भाई क्यों ऐसा हुआ है, एसेस इम्पैक्ट कि भाई इस पर क्या इम्पैक्ट जो है हमारा पड़ गया है। तो ये टॉपिक जो आप आराम से बना के लिख लीजिएगा। बाकी आते हैं कंट्रोल प्रोसेस ओवरव्यू में। तो कंट्रोल प्रोसेस ओवरव्यू में पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, फिर आपको देखना है कि एक्चुअल जो आप परफॉर्मेंस चाहते थे क्या वो मेज़र हुई है। फिर एनालाइज परफॉर्मेंस, जैसी परफॉर्मेंस आपको रिक्वायर्ड थी, जैसा परफॉर्मेंस आप चाहते थे, क्या वैसा हुआ है या फिर कोई चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है। टेक करेक्टिव एक्शन, तो आप जो आप चाहते थे वो अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, आपको पॉलिसी में ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। फॉलो अप मतलब आपको बेसिकली मॉनिटर करना है, आपको जो है बार बार चीज़ों को नोटिस करना है, आपको बार बार जो भी स्टैटिस्टिक्स है, ग्राफ्स है, उसको आपको देखना है। प्रॉब्लम इन कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत है लैक ऑफ क्लियर स्टैंडर्ड, इसमें अनक्लियर और रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स है जो कि फॉलो करने में दिक्कत आती है और इसमें जो है कन्फ्यूजन भी हो जाती है। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपके पास रॉन्ग डेटा है, इनकम्प्लीट डेटा है, तो इसकी वजह से भी रॉन्ग कंक्लूजन आ जाता है। आपने ये कहते हुए सुना भी है कि आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, तो ये चीज़ आपको ऐसे करके याद रखनी है। डिले इन फीडबैक, तो अगर आपका फीडबैक डिले है तो इससे क्या होता है, आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस है एक्शन को सही करने में वो जो है रिड्यूस हो जाती है। हाई कॉस्ट, ये जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा इसमें लगता है, जाहिर सी बात है एनालिसिस हो रहे हैं, इतने सारे लोग हैं तो हाई कॉस्ट तो हो ही गई। इनफ्लेक्सिबल सिस्टम, ये जो है इनफ्लेक्सिबल है इन नेचर। टू मच कंट्रोल, इसमें क्या है ओवर कंट्रोल है, ये सब आप बना के लिख दीजिएगा। चलो यार यूनिट 13 ख़त्म हो गया, अब हम जाएंगे यूनिट 12 पे। यूनिट 12
स्ट्रैटेजी एवेल्युएशन। तो स्ट्रैटेजी एवेल्युएशन क्या होती है? स्ट्रैटेजी एवेल्युएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ स्ट्रैटेजी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि क्या, स्ट्रैटेजी एवेल्युएशन से हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, जिससे कि हमारे गोल्स जो है अचीव हो जाएं। तो आप इस डेफिनेशन की जगह आप इजी वाली डेफिनेशन लिख के आ जाना कि स्ट्रैटेजी एवेल्युएशन मीन्स चेकिंग वेदर अ बिजनेस स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग वेल एंड हेल्पिंग टू अचीव द गोल्स। ठीक है, ऐसे आप लिखाना। अब इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो वैसे इसका इंपॉर्टेंस और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप लोग बना के ये लिख लेना। एक चीज़ बार बार मैं नहीं करवाने वाली, आपके लिए भी फिर बोरिंग है कि बार बार एक ही चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, वैसे ही इतना सिलेबस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्ट्रैटेजी एवेल्युएशन सिस्टम। तो इसमें आपको ये सब आप देख रहे हो, ये सब आपको याद ऐसे करना है कि वो क्या होता है, स्मार्ट होता है इन नेचर। स्मार्ट का जो भी फुल फॉर्म है वो आप लिख के आ जाना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे और ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजी एवेल्युएशन। तो वैसे इसके स्ट्रैटेजीज में लिखे हैं ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव, टाइमली, रेलेवेंट, पार्टिसिपेटिव और कॉम्बिनेशन। तो इसकी जगह हम कुछ इजी कर लेते हैं। जैसे कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता देना, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा है वो भी बता देना, सिंप्लिसिटी बता देना, कंसिस्टेंसी बता देना और टाइमलीनेस बता देना, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू चेंज, है ना, मतलब अडेप्टिव होना चाहिए इन नेचर, ये आप एक्सप्लेन कर देना, थ्योरेटिकल पार्ट है। प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी एवेल्युएशन, इसका मैंने कॉमन प्रोसेस करा दिया है तो हम इसको अभी नहीं करने वाले। KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है? ये एक मेजरेबल वैल्यू होता है जिसे हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो गोल है वो कितना वेल अचीव हुआ है। तो यही होता है हमारा KPI। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, तो जैसे अगर सेल्स अमाउंट है, प्रॉफिट अर्न है, तो ये कहीं ना कहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। तो KPI बेसिकली क्या है, परफॉर्मेंस को मेज़र करता है, ठीक है ना। और बाकी आप देख लेना इसके जो भी फीचर है, जैसे लिखा है मेज़र परफॉर्मेंस, फोकस करता है कि भाई हमें चाहिए क्या, व्हाट मैटर्स, एनेबल करता है कंपैरिजन, और ये हमें सपोर्ट करता है इन डिसीजन मेकिंग। मैं आपको एक बार रिवाइज भी करवा देती हूँ। KPI क्या होता है, वो एक मेजरेबल वैल्यू होता है जिससे कि हम भाई चेक करते हैं कि जो हमारा गोल है वो कितने अच्छे से अचीव हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इसे आप याद कर सकते हो एज मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। बैलेंस स्कोर कार्ड। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, ये एक ऐसा टूल है जिसे हम यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बिजनेस। तो इसमें वैसे 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल हो गया, कस्टमर हो गया, इंटरनल प्रोसेस हो गया, लर्निंग एंड ग्रोथ। तो इसके बारे में आप लोग लिख देना। फाइनेंशियल में बता देना जैसे कि प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, कस्टमर में कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, कितना खुश है वो, इंटरनल प्रोसेस आपका कितना वर्क एफिशिएंसी है, लर्निंग एंड ग्रोथ में लिख देना कि एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। अब जब एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, वरना वो काम कैसे ही करेगा। फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज़ आपने कोई सर्विस आपने अवेल करी, सपोज़ आपने अभी AC ख़रीदा है और AC सेंटर से या जहाँ से भी आपने परचेज़ किया, क्रोमा से परचेज़ किया है, वो लोग आपको कोई फॉर्म भेजते हैं या वो आपको कोई एजेंट कॉल करता है कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने उनसे उनका प्रोडक्ट परचेज़ किया है और आप उसके बेसिस पे वैसे तो मतलब टोटल 10 स्टार्स रहते हैं, उसमें से आप अपने हिसाब से कितने भी स्टार आप रेट कर सकते हो। 1 स्टार मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, 10 स्टार मतलब बेस्ट है, 9 मतलब उससे कम। तो ऐसे करके फीडबैक जो है दिया जाता है। तो फीडबैक में आपको वही बोलना है। फीडबैक मीन्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस एंड यूजिंग इट टू इम्प्रूव रिजल्ट्स। तो जो वो क्रोमा स्टोर है वो आपसे फीडबैक इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो अपने स्टोर को उस हिसाब से इम्प्रूव करना चाहते हैं। बैरियर टू स्ट्रैटेजिक एवेल्युएशन। तो जो स्ट्रैटेजिक एवेल्युएशन है उसमें काफ़ी बैरियर्स भी रहते हैं, जैसे कि हो गया लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो है पूरी है नहीं। रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना। पुअर कम्युनिकेशन, इसमें जो है कम्युनिकेशन में ढंग से हो नहीं पाता। लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे हैं, संसाधन है हमारे पास लिमिटेड है, ज़्यादा है नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है नहीं। रॉन्ग परफॉर्मेंस मेजर, तो इसमें क्या आपने गलत मेजर्स जो है आपने फॉलो कर लिए। तो इसी के साथ जो हमारा यूनिट 12 है वो ख़त्म होता है। चलो यूनिट 11 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 11 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है,
तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी सिर्फ बनाने से तो काम चलने वाला है नहीं ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाई है हम उसको एक्शन में लेके आते हैं, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो इसका डेफिनेशन है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग स्ट्रैटेजी प्लान इनटू एक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का था या स्ट्रैटेजिक एवेलुएशन का था वही ऑलमोस्ट सेम ही है, वही चीज़ आपको बना के लिखनी है। प्रोसेस की बात करें तो कॉमन प्रोसेस में ये कवर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बैरियर टू स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या करना है, जो बैरियर टू स्ट्रैटेजिक एवेलुएशन है हमें वही चिपका देना है। उसमें था जैसे कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, रेजिस्टेंस टू चेंज हो गया, पुअर कम्युनिकेशन हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया, रॉन्ग परफॉर्मेंस मेजर हो गया। तो वो सब आप लिख के आ जाना। कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें तो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लोग काम कर रहे हैं, उनके डिफरेंट बिलीव्स है, डिफरेंट थॉट्स है। तो इसमें यही सब आपको लिख के आना है। एलिमेंट्स आप मेंशन कर देना, विजन, बिलीव्स, सिंबल हो गया, रिचुअल हो गया, तो आप ये सब लिख के आ जाना। इसको बना के आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। तो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या होती है, वो एबिलिटी होती है कि जिससे जो गाइड है वो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे गाइड करे जिससे कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो है आपके अचीव हो जाए। तो इसके फंक्शंस की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जो वो गाइड है तो वो क्या करता है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग करता है, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करेगा, गोल ओरिएंटेड होगा कि भाई जो काम आप चाहते हो कि भाई ये गोल हमारा अचीव हो तो वो अचीव हो जाए। एक क्लियर विजन होना चाहिए आपका फ्यूचर प्लान को लेके, ठीक है ना। चलो अब हम स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की बात कर लेते हैं। पहला है हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो इसमें क्या है कि जैसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, जैसे कि चाइना में है, तो इसमें क्या है कि जो लीडर है सिर्फ वही अकेले डिसीजन बनाता है, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, अपने हिसाब से वो चलता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल, तो इसमें क्या है कि जो लीडर है वो मतलब जितने उसके मेंबर्स हैं उन सबसे पूछेगा कि भाई आप लोग क्या चाहते हो। लासिस फरे स्टाइल, तो इसमें क्या है, जो लीडर है वो फ्रीडम देता है एम्प्लॉयज़ को कि वो आराम से जो है इंडिपेंडेंटली काम कर लें। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल, तो इसमें क्या है, जो लीडर है वो इंस्पायर करता है पीपल को कि भाई वो मोटिवेट रहे और वो एक चेंज करे फॉर ग्रोथ। ट्रांजैक्शनल स्टाइल में क्या है, लीडर फोकस करता है रूल्स पे, परफॉर्मेंस पे, रिवॉर्ड पे और डिसिप्लिन पे। तो ट्रांजैक्शन नाम से पता चल रहा है लेन देन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन अलाइनमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। डिज़ाइन अलाइनमेंट की बात करें तो यह करता है, मैच करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को उसकी स्ट्रैटेजी और उसके गोल्स के साथ। तो यार ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होती है, हमारी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जो है बेटर हो जाता है और ये हमारी डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करता है। रिसोर्स एलोकेशन की जो यूटिलाइजेशन होती है प्रॉपर होती है और इससे क्या है, हम सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज जो है बना पाते हैं। की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो पहला इसमें जो की एलिमेंट है वो है डिवीजन ऑफ द वर्क। तो इसमें क्या है कि भाई डिफरेंट टास्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर में डिवाइड कर दो। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें क्या है कि भाई जिसको आप काम दे रहे हो उसने ऑथोरिटी ली है और वो अकाउंटेबल है अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो इसमें क्या है कि भाई आपको जो है डिफ़ाइन करना है कम्युनिकेशन और उसकी हायरार्की को। स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है जिसे कि एक मैनेजर मेंटेन कर रहा है वही हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। डिपार्टमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये इंश्योर करता है टीम वर्क जितने भी यूनिट्स के अक्रॉस है उनमें। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो पहला हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, फिर फ्लैट स्ट्रक्चर और फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, ये हमारा बेस्ड है ऑन फंक्शंस, जैसे कि हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया और भी इत्यादि डिपार्टमेंट। डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा बेस्ड होता है जैसे कि प्रोडक्ट पे बेस्ड हो गया, रीजन पे बेस्ड हो गया, कस्टमर पे बेस्ड हो गया। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारे फंक्शनल का और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हमारे काफ़ी फ्यू मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो फ्लेक्सिबल है और ये पार्टनरशिप बेस्ड होता है। डिज़ाइन अलाइनमेंट विद स्ट्रैटेजी, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे क्या करना है, जो हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी उसको सपोर्ट करना है। तो इसमें क्या है कि भाई आपको सही लोगों को भी हायर करना है सही रोल्स के लिए। ऐसे नहीं कि भाई आपको इंजीनियरिंग का काम करवाना है, आपने किसी एचआर के पर्सन को लगा दिया, वो काम नहीं कर पाएगा, उल्टा टाइम ख़राब और करेगा। तो आपको जो है कम्युनिकेशन में भी क्लियर होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला कुछ, सामने वाले ने कुछ और सुन लिया।
फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी को भी आपको मेंटेन करना है और आपको क्या करना है, फोकस करना है ऑन गोल्स एंड परफॉर्मेंस। अब एक टॉपिक है कैसल्स। तो ये क्या है, ये शॉर्ट बिजनेस होते हैं, सिचुएशन या स्टोरी होते हैं यूज टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ। ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को थिंक करने में और सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स को बिल्कुल एक मैनेजर की तरह। अब हम इसका पर्पस देखेंगे तो इसमें क्या है कि भाई हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारी नॉलेज है थ्योरी की और प्रैक्टिकल की उसे हम सिचुएशंस में अप्लाई कर रहे हैं। इम्प्रूव एनालिटिकल स्किल्स, तो जाहिर सी बात है जब ये सिचुएशन बेस्ड है तो हम क्या करेंगे, हम जो है प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे और हम उसे अंडरस्टैंड भी करेंगे। एनहांस डिसीजन मेकिंग, तो इससे क्या है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छा हो जाएगा। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है बेटर हो जाएंगी। हाउ टू अप्रोच अ कैसलेट, भाई हमें कैसे अप्रोच करना है, पहले आपको क्या करना है, रीड एंड अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, फिर एनालाइज करोगे सिचुएशन को, फिर आप जनरेट करोगे ऑल्टरनेटिव और फिर आप क्या करोगे, एवेल्युएट करोगे ऑल्टरनेटिव्स को और फिर आप रिकमेंड एंड जस्टिफाई करोगे। रीड एंड अंडरस्टैंड में क्या होगा कि भाई पहले तो आप सिचुएशन को अच्छे से पढ़ोगे समझोगे, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, भाई इसमें मेन इशू क्या चीज़ है। एनालाइज द सिचुएशन, आपको क्या करना है, सिचुएशन को ढंग से एनालाइज करना है। जनरेट ऑल्टरनेटिव, आपको सोचना है कि भाई इसका ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है। एवेल्युएट ऑल्टरनेटिव, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कंपेयर करना है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। रिकमेंड एंड जस्टिफाई, इसमें क्या आपको बेस्ट सॉल्यूशन जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है और आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है, यूँ छोड़ नहीं देना, अच्छे से एक्सप्लेन भी आपको जो है करना है। यूनिट 10 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट, तो स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट हमारा एक आइडिया है जिसे कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है जिससे कि उसके लॉन्ग टर्म गोल्स जो है अचीव हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ये क्या करती है, हेल्प करती है इन द डिसीजन मेकिंग। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो वही चीज़ आपको लिखनी है बना बना के कि भाई ये डायरेक्शन दे रहा है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, इसमें क्या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये हमारी हेल्प कर रहा है इन दी एडेप्टिविटी, ये सब करके आप लिख दीजिएगा। स्टेप्स इन डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट, तो इसमें भी आपको वही चीज़ लिखनी है जो मैंने कॉमन प्रोसेस में बताया था, वो इसमें भी जो है चल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं जो कि हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है, टेक्निक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। ये यूनिट 10 का लास्ट पार्ट है और इसके साथ हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें जितने भी आपको डायग्राम दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है, आपको इन्हें पक्का से एग्ज़ाम में बनाना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यार इनको कॉपी पेन लेकर अच्छे से बनाओ। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत थ्योरी बता देती हूँ। तो पहला इसमें एक है BCG मैट्रिक्स। BCG का फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। तो बेसिकली ये एक कंपनी है, इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है। ये क्या करता है, ये क्लासीफाई करता है बिजनेस को बाय यूजिंग द मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर। इसके जो टाइप्स है, उसका फर्स्ट टाइप है स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस और डॉग्स। तो जो हमारा स्टार है वो इंडिकेट करता है हाई ग्रोथ और हाई मार्केट को, शेयर को। इसका मतलब है कि नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट टू कीप ग्रोइंग। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो इंडिकेट करता है हाई ग्रोथ और लो मार्केट शेयर को, तो इसका मतलब है नीड इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव। कैश काउस जो है वो क्या है, लो ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर है, इसका मतलब है कि आपको अर्न करना है मोर कैश। डॉग्स की बात करें तो इसमें क्या है, लो ग्रोथ है और लो मार्केट शेयर है। इसमें क्या है, लो प्रॉफिट है, इसका मतलब आप इसे हटा भी सकते हो। आपको अगर मैं एक ईजी वे बताऊँ तो आप इसे बना बना के, आप लोग डायग्राम बना के जो सेम डायग्राम है एज इट इज़ आप बनाइए, आपको खुद ही याद हो जाएगा। GE मैट्रिक्स की बात करें तो इसे हम यूज़ करते हैं टू डिसाइड कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे बेस्ड है, बिजनेस स्ट्रैटेजी पे या फिर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस पे। तो जो हमारे डिसीजंस होते हैं, जैसे कि हमारा इन्वेस्ट हो गया, ग्रो हो गया, वो हमें स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्ट सिलेक्टिवली मतलब आपको केयरफुल रहना है। मैनेज फॉर अर्निंग मतलब आपकी जो पोजीशन है उसको आपको मेंटेन करना है। हार्वेस्ट डी हार्वेस्ट का मतलब आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस करना है या फिर उसको ख़त्म कर देना है। मैकेंजी मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है, इसे हम 7S फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा, एग्जाम में आता है तो जैसे इन्होंने सर्कल सर्कल बनाए, ये सर्कल आप बना लीजिएगा। तो जो 7S है वो है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाफ, स्किल, स्टाइल और शेयर्ड वैल्यू। तो इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। स्ट्रैटेजी क्या है भाई, स्ट्रैटेजिक प्लान है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है। सिस्टम क्या है, सिस्टम प्रोसेस है। स्टाफ में हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। और स्किल्स में क्या है, एबिलिटी,
स्टाइल में जैसे कि आपका लीडरशिप स्टाइल अप्रोच हो गया, शेयर्ड वैल्यू में जो भी आप बिलीव आपका सिस्टम है वो है। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस की। तो ये जो कर्व है आपने इस कर्व को बना लेना है, जो भी फॉर्मूला लिखा है इसको भी आप याद कर लेना। मैं आपको बस इसकी मेन थ्योरी बता देती हूँ। तो ये इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट हो जाता है। हम कहते हैं ना कि मास प्रोडक्शन में क्या है, कंपनी बहुत सारा प्रोड्यूस करती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो वर्कर्स हैं उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है, एफिशिएंसी अच्छी है, वेस्ट कम हो रहा है और इकोनॉमीज़ भी स्केल पे है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे क्या है कि भाई आपकी कॉस्ट कम हो रही है, कस्टमर को भी कम पैसे पे पड़ रहा है, कस्टमर भी ज़्यादा खरीद रहा है और आपकी प्राइसिंग डिसीजन में भी ये हेल्प करता है।